हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोएनिग्मा अनकवर्ड। मैं हूं पूर्णिमा भट्ट और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन के फीचर्स डिस्कस किए थे और मैंने आपको बताया था क्योंकि रेप्लिकेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल वीडियोस में शेयर करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसकी कंप्लीट प्रोसेस है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? क्योंकि मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन बताई थी कि रेप्लिकेशन क्या है। डीएनए को जब सेल डिवाइड करना होता है तो डीएनए क्या है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, अपने रेप्लिका बनाता है। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे मोनोमेरिक सब यूनिट जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो आपस में ऐड होके एक पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और मोनोमेरिक यूनिट क्या है आपके? जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होता है। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो दो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे वो उसमें आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका डीएनए का क्या है, 3' OH ग्रुप है। तो ये 3' OH ग्रुप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा आपके अल्फा फास्फोरस का, जो भी आपका इनकमिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड 5' ट्राइफॉस्फेट होगा, जैसे कि इस रिएक्शन में दिखा रखा है। डीएनए एन, एन का मतलब कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पे आपकी एक सब यूनिट है डीएनए की, और यहाँ पे आपका एक जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आ रहा है डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और एक एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस नहीं हो सकती। और Mg2 मैग्नीशियम भी उसको एज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है। और not only this is only a solo enzyme which is involved in DNA replication, there are so many enzymes which we will discuss. DNA polymerase क्या कर रहा है, जो आपके DNTPs हैं उससे जो आपका इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है IPP, उसको रिमूव करेगा। और आपके अगर इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, दिस इज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, ये अगर रिमूव हो जाएगा तो आपके डीएनए में क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, जिसको यहाँ पे शो कर रखा है डीएनए N+1 से। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपका एक 3' to 5' आपका एक टेम्पलेट है, और यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एक्टिवेटेड डीएनए टर्मिनस है, दैट इज द 3' OH ग्रुप जो डीएनए का है। और आपका जो इनकमिंग डीएनटीपीस आ रहा है उसका जो 5' पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो जो 3' OH ग्रुप है एज ए न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करेगा अल्फा फास्फोरस पे, और आपके जो इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे और आपका एक 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा और एक नया न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनटीपी डीएनए में स्ट्रैंड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक डीएनटीपीस क्या हो रहे हैं, ऐड होते जाएंगे, और एक आपका इलोंगेशन की जो प्रोसेस है, डीएनए क्या होगा, इलोंगेट होता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर एक मैं ओवरव्यू देखूं कि रेप्लिकेशन का जो मेन स्टेप है, वैसे तो तीन मेन स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। बट इनिशिएशन के लिए देखो, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि डीएनए की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कहाँ पे होती है, हमेशा एक ऐसे सीक्वेंस पे जहां पे क्या होता है, एटी रिच एडेनिन और थाइमिन जो होता है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्यों? क्योंकि जो आपका एटी है उसमें क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था वो इजिली ब्रेक हो सकता है एज कंपेरिजन टू द जो आपका जीसी रिच सीक्वेंस है। तो जो एटी सीक्वेंसेस हैं आपके, जो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे इनिशिएट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज ओरी सी उसको बोलते हैं, जो आपका 245 बेस पे लॉन्ग है, और वहां पे आपके 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। तो इस रीजन पे
आपका बेसिकली कौन बाइंड करता है, एक डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन होता है, डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन इस ओडीसी पे बाइंड करके इसको मेल्ट करता है। ठीक है, अब जब मेल्टिंग होगी तो डीएनए के जो रीजन्स होते हैं वो थोड़े ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉक। और उस रेप्लिकेशन फॉक पे ही के आसपास ही आपके क्या है, जितने भी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां पे क्या बनाते हैं, एक रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं रेप्लिसोम। तो ये रेप्लिसोम क्या है, जितने भी आपके एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है, दे फॉर्म they come at the aggregate at the replication form forks and they form a replication complex. Now जो आपका ओरीसी है, इट इज मेल्टेड बाय द एक्शन ऑफ कौन, डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन। और ये डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन क्या करेगा, आपके जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था कॉइल्ड फॉर्म में, उसको टू टेम्पलेट्स यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करेगा विद द ऑल्सो with the help of the enzyme DNA B helicase। DNA B एक हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज का मतलब क्या होता है कि जो हेलिकल्स, जो कॉइल्ड, जो डीएनए की जो कॉइलिंग है उसको लूज करना, उसको रिमूव करना, अनवाइंडिंग करवाना। हेलिकेज का बेसिक काम होता है टू अनवाइंड द डीएनए। तो डीएनए ए, डीएनए बी और एक और एंजाइम है दैट इज डीएनए सी, ये तीनों मिलके डीएनए का इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। डीएनए ए रिकॉग्नाइज करता है ओरीसी रीजन को, जो कि 80 रेस सीक्वेंसेस है, वहां पे वो बाइंड करेगा, मेल्ट करेगा। देन डीएनए बी एक हेलिकेज जो कि हेक्सामर होता है, हेक्सा मतलब होता है 6 सब यूनिट से मिलके बना है, तो वो वहां पे जहाँ पे आपका डीएनए ए प्रोटीन है वहां पे डीएनए बी हेक्सामर भी आएगा, जो से हर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे क्या होगा, बाइंड करेगा, ताकि आपका डीएनए दोबारा से कॉइल्ड ना हो सके, वो अनबाइंड यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म पे ही रहे। लेकिन उसकी लोडिंग में, डीएनए बी की लोडिंग में हेल्प कौन करता है, डीएनए सी, जो कि क्या है, एक हेलिकेज लोडर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको क्या है, इस फिगर में दिखा रखा है, जैसे ये 4 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, दैट इज द डीएनए ए प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, और उससे पहले 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, टैंडम एरे ऑफ 3 13 बेस पेयर सीक्वेंसेस। तो उसके बाद आपके ये 4 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए ए क्या है, इस रीजन पे आके बाइंड करता है। तो इसको हम कंसेंसस सीक्वेंसेस या एटी सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, जहां पे आपका डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है। नाउ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक फिगर में दिखा रखा है कि आपका सुपर कॉइल टेम्पलेट है, और यहाँ पे आपके ओरीसी की बाइंडिंग साइट्स है, 4 9 बेस पेयर रिपीट्स है, 3 13 बेस पेयर रिपीट्स। तो डीएनए ए विद द हेल्प ऑफ द एटीपी, देखो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और कहीं पे भी अगर मेल्टिंग हो रही है या अनबाइंडिंग हो रही है तो रिएक्शन के लिए क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में नीड होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो डीएनए ए क्या करेगा, एटीपी के हेल्प से वहां पे डीएनए की मेल्टिंग करवाएगा। देन आपके कुछ एचयू या जो बैक्टीरियल हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द एटीपी दे आल्सो कम एंड दे हेल्प इन द मेल्टिंग ऑफ द डीएनए। देन डीएनए बी और डीएनए सी, जो डीएनए हेलिकेज है और डीएनए हेलिकेज लोडर है, वो भी आपका आएगा दोनों साइड पे, आपको देखा जहां पे भी आपके सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन बना है वहां पे बाइंड हो जाएगा, ताकि आपका डीएनए क्या है, अनबाइंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहे। यहाँ पे आपके कुछ और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी आते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं, जो डीएनए की अनबाइंडिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ से फिर क्या, आपकी रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप रेप्लिकेशन का ओवरव्यू देखें, तो जब मैंने आपको बताया डीएनए ए सबसे पहले ओरीसी रीजन पे बाइंड करेगा, उसकी मेल्टिंग करवाएगा, देन डीएनए बी विद द हेल्प ऑफ द डीएनए सी लोड होगा दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, ताकि आपका डीएनए अनबाइंड फॉर्म में रह सके। इसके अलावा कुछ एसएसबी जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, वो भी आपके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, ताकि डीएनए बी जो हेलिकेज है वो एक्सेस अमाउंट में भी लोड ना हो सके और डीएनए आपका अनबाइंडेड और प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे। अब डीएनए बी जो हेक्सामर है, जो डीएनए ए के बाद आ रहा है, उसका एक काम और है, वो अनबाइंडिंग में तो हेल्प कर ही रहा है, इसके अलावा वो क्या कर रहा है, प्राइमेसिस। प्राइमेस क्या होता है, जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है, जैसे कि आपका आरएनए प्राइमर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मोस्टली जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो आरएनए प्राइमर्स ऐड होते हैं, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है वो आरएनए
का जो सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप है वहां पे ऐड करता है, ठीक है। जबकि आपके DNA में क्या होता है, सेकंड प्राइम पे OH ग्रुप नहीं होता, वहां पे H होता है। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके, बायोनिग्मा अनकवर्ड चैनल पे आप जाइए, वहां पे आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज पे फर्स्ट वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। नाउ डीएनए जी प्राइमेज आएगा जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है। और कौन से प्राइमर सिंथेसाइज करता है, RNA प्राइमर्स, जो डीएनए की सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। देन जो डीएनए की सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। और आपका जो आपके जब ये आपका डीएनए प्राइमर्स आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है और डीएनए की सिंथेसिस होनी शुरू होगी। अब डीएनए की सिंथेसिस तब शुरू होगी जब वहां पे आपका जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक हॉलो एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज भी बहुत टाइप के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, मे बी इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम, होलो मतलब कंप्लीट एंजाइम, ठीक है। जितनी भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जो भी चीजें जरूरत होती है वो डीएनए पॉलीमरेज के पास अगर है तो दैट इज द कंप्लीट एंजाइम और होलो एंजाइम। तो ये सारे प्रोटीन्स वहां पे एग्रीगेट होते हैं और एक कोर रेप्लिजोम्स बनाते हैं बैक्टीरियल जीनोम को कॉपी करने के लिए। तो जैसे ही असेंबल्ड हो जाएंगे ये सब, DNA A, DNA B, DNA C, DNA G और SSB, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम, तो जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। अब जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इट इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल होगी और तब तक होती रहेगी जब तक कि आपका वो टर्मिनेशन रीजन पे ना पहुंच जाए। टर्मिनेशन का मतलब है अब कोई प्रोसेस है वो हमेशा तो नहीं चलती रहेगी ना। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसको एंड होना है, तो वो जो एंडिंग रीजन है दैट इज द टर्मिनेशन रीजन। और डीएनए पॉलीमरेज को कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ पे टर्मिनेट होना है, तो वहां पे जैसे आपने जब इनिशिएट हुआ था तो कुछ सीक्वेंसेस थे जो आपने पढ़े थे, 4 बेस पेयर रिपीट्स, 13 बेस पेयर रिपीट, जो 80 रेस सीक्वेंसेस। तो ऐसी टर्मिनेशन रीजन्स पे आपके क्या होते हैं, टर साइट्स होती है, टर्मिनेशन साइट्स, दैट इज 23 बेस पेयर लॉन्ग। और इट इज बाउंड बाय टस, टर्मिनल यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो टर साइट्स पे बाइंड करते हैं और रेप्लिकेशन फॉर्क को ट्रैप कर लेते हैं। अगर रेप्लिकेशन फॉर्क ट्रैप हो गया तो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। सो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इस प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रही है। दिस इज द इनिशिएशन प्रोसेस जो मैंने आपको इस फिगर में समझाई है। नाउ जितने भी अभी आपने आपने कुछ एंजाइम्स पढ़े, जैसे कि मैं आपको रिपीट करवा दूं, आपने डीएनए ए देखा, डीएनए बी देखा, डीएनए सी देखा, एसएसबी देखे, डीएनए पॉलीमरेज देखा। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। जैसे डीएनए ए है, डीएनए ए में आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि इनिशिएटर प्रोटीन है जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करा रहा है, डीएनए को मेल्ट कराता है ओरीसी रीजन पे ताकि आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड एक्सपोज हो सके। डीएनए बी एक हेलिकेस है जो अनबाइंडिंग करवाता है डीएनए की। और डीएनए सी क्या है, हेलिकेस लोडर है जो डीएनए बी की लोडिंग करवा रहा है ताकि जो आपका डीएनए बी है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट पे बाइंड हो सके। अब डीएनए जी, ये भी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, प्राइमेस है जो प्राइमर सिंथेसाइज करता है ताकि डीएनए सिंथेसिस इनिशिएट हो सके। नाउ जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, इसकी बहुत सारी सब यूनिट होती है, बट यहाँ पे आपके सिर्फ जो कैटालिटिक डोमेन है, कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं वो बताइए, जैसे डीएनए ई, डीएनए क्यू, डीएनए एन। तो डीएनए ई क्या है, ये अल्फा कैटालिटिक सब यूनिट है जो कैटालिसिस में हेल्प करती है। डीएनए क्यू ये एडिटिंग सब यूनिट है जो डीएनए की एडिटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। डीएनए मैंने आपको बताया था ना जो सीक्वेंसेस या जीन से मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड्स ए टी जी सी, तो इनकी भी क्या होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग होती है, तो उसमें हेल्प करता है। डीएनए एन क्या है, बीटा क्लैंप सब यूनिट है जो क्लैंपिंग में जो प्रोसेस, जो मेन जो प्रोसेस है उसमें आपके एग्रीगेशन में, सारे प्रोटीन्स के एंजाइम्स के एग्रीगेशन में हेल्प करती है। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पॉलीमरेज ए क्या है, डीएनए पॉलीमरेज वन भी इसको बोलते हैं, जो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, मैंने आपको बताया था ना, डीएनए का एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है, जो कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्राइमर्स होते हैं जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो डीएनए जब रिपेयर होता है तो वहां पे गैप्स फिल में भी हेल्प करता है।
पॉलीमरेज बी जो है ये डीएनए पॉलीमरेज 2 भी इसको बोलते हैं, ये प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में हेल्प करता है, स्पेशली ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। एसएसबी ये मैंने आपको बताया था, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है जो बाइंड करता है और डीएनए स्ट्रैंड्स को सिंगल रहने में, अनबाइंड रहने में हेल्प करता है ताकि वो वापस से रीजॉइन ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा डीएनए गायरेस, जो गायर ए गायर बी एक ए डाइमर होता है, दैट इज एनकोडेड बाय बोथ गायर ए एंड गायर बी। तो ये टाइप 2 टोपोआइसोमरेज भी बोलते हैं, जो सुपर कॉइल या टेंशन को रिलीज करते हैं। देखिए एक अगर रस्सी है, अगर आप उस रस्सी को बीच से ओपन करेंगे तो एक क्या होगा, रेप्लिकेशन बबल या फॉग टाइप बनेगा जहां पे रेप्लिकेशन होता है। लेकिन जो रस्सी के साइड में क्या होगा, एक टेंशन या एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, दैट इज रिमूव बाय दीज टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस और गायरेसेस। इसके अलावा एक टोपोआइसोमरेज 4 भी होता है, दैट इज इनकोडेड बाय पार सी एंड पार ई। और ये आपके डीकैटिनेशन में, जब आपका रेप्लिकेशन हो गया, होने के बाद क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए भी होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए होता है, तो वो क्या करते हैं, उनमें आपके जो डीएनए जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, आपस में लिंक्ड हो जाते हैं, तो उनकी अनलिंकिंग करवाने में, डिकैटिनेशन करवाने में टोपोआइसोमरेज 4 का रोल है। लाइगेज ए, दैट इज डीएनए लाइगेज, दिस इज द इंपॉर्टेंट एंजाइम जो डीएनए की निक सीलिंग या फिक्सेस या गैप्स को फिल करने में और डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इन एंजाइम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और कैसे वो रेप्लिकेशन में हेल्प करवा रहे हैं। ये एक ब्रीफ सा एक आपको डायग्राम दिखा रखा है, जैसे आपका डीएनए का रीडिंग स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये लैगिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पे आपके कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही लीडिंग स्ट्रैंड में, लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे आपके प्राइमर्स हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसिस करवा रहा है। और आपके सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकेस है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो बाइंड कर रहे हैं डीएनए से। और ये सारे क्लैंपिंग ये जो है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की सब यूनिट्स है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी आपका टोपोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीज हो रहा है तो टोपोआइसोमरेज और गायरेस आप देख रहे होंगे, ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो एसएस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उनके कॉर्नर्स में बाइंड है। और अगर आपके रेप्लिकेशन के बाद कोई निक रह जाता है, ठीक है, गैप रह जाता है, तो लाइगेस क्या कर रहा है, उस एंजाइम को, उस निक को सील कर दे रहा है बाय फॉर्मिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप वीडियो को पूरा देखा, इसको आप समझो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर सकते हैं। और ये आज जो हमने डिस्कस किया, दैट इज ओनली द एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, और डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कैसे वो, कौन कौन सी इनकी सब यूनिट्स है, कैसे वो काम करते हैं। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बायो एनिग्मा अनकवर्ड।